ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट में एक बार लिख दीजिए, अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो। ठीक है ना? वालेकुम सलाम, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, जैसे ही सब लोग ज्वाइन होते हैं फिर हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना? तब तक आप लोग हेडफोन वगैरह लगा लीजिए ताकि हम लोग इसको और बेटर तरीके से कर पाए, ठीक है? वालेकुम सलाम। यस, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, ये मैंने सोच समझकर चूज किया है। बेसिकली ये टॉपिक चूज करने का मेरा रीजन ऐसा है कि एक है ना, आजकल एज ए टेक्नीशियन है ना, हमारे मन में पता नहीं अच्छा अजीब सा एक डर पैदा हो गया है। और वो डर क्या है कि ऑटोमोबाइल डायग्नोसिस या स्कैनर वगैरह जैसे कि कंपनीज भी जो है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि स्कैनर में ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसमें ये फीचर जरूरी है, वो फीचर जरूरी है, आगे गाड़ी ऐसी होगी वैसी होगी। तो फ्यूचर क्या होगा डायग्नोसिस का, ठीक है, ये हम लोग जो है ना पूरा डिटेल में आज कवर करेंगे। और इसका दो पार्ट होगा। देखिए, पहला जो पार्ट है हमारा वो है कि जिसमें मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरे पार्ट में मैं आप सब लोगों का ओपिनियन भी लूंगा, यानी कि मैं ओपन सेशन रखूंगा, तो हम लोग इसके बारे में एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। एक चीज और समझिए कि आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा मतलब एक गलती हम लोग करते हैं एज ए टेक्नीशियन, वो क्या होती है कि हम लोग रिपेयरिंग को ना डायग्नोसिस समझते हैं, मगर डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप खुद ही देखिए, जब आप गैरेज में काम कर रहे हो तो वहां पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जितना टाइम हमें रिपेयर करने में लगता है उससे बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो हमें प्रॉब्लम को ढूंढने में लगता है, और उसी को हम कहते हैं डायग्नोसिस। ठीक है? तो किन प्रॉब्लम को ढूंढने में टाइम लग रहा है, हमें क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हमें कवर करना है, और फ्यूचर में यानी अगले 15-20 साल में एज ए डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन या फिर कोई भी टेक्नीशियन हो आज के टाइम पे, चाहे आप मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या कुछ भी हो, एक चीज याद रखिए कि सभी के लिए जरूरी है कि हम एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बने। हम गाड़ी के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढ पाएंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो आज कोई भी टेक्नीशियन बिना डायग्नोसिस किए जो है ना वो काम कर नहीं सकता है, ठीक है? किसी ने हैंड रेस किया है? साकिब खान, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। यस, बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, भाई बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक किया सेल्टॉस आई थी, हम्म। 2024 या 23 मॉडल थी। ओके। सर उसमें अ, अपनी जो अल्टरनेटर की जो लाइट थी, हम्म। सिर्फ वो आ रही थी उसके मीटर में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ओके। और सर वो स्टार्ट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, हज़ार्ड लाइट के उसमें नहीं आ रहे थे इंडिकेशन, और इंडिकेटर के नहीं आ रहे थे। और सर मैंने उसमें चेक किया, बाकी सर उसका कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया उसका। फॉल्ट क्या बना था? डीटीसी बनी थी? डीटीसी नहीं बन रहे थे सर। नहीं, अगर देखो जब भी एमआईएल आती है ना तो डीटीसी बनती ही बनती है। नहीं सर, उसमें MIL लैम्प भी नहीं आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। गाड़ी स्टार्ट थी, चलने में कोई प्रॉब्लम थी उसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो मीटर है ना, मीटर में लाइट नहीं आ रहे थे कुछ भी। RPM नहीं, स्पीड मीटर नहीं, और मतलब अल्टरनेटर का लाइट था बस, सिर्फ। ओके। जी। ऑल्टरनेटर का लाइट मतलब क्या है? ऑल्टरनेटर की प्रॉब्लम के लिए तो बैटरी की लाइट आती है। जी सर, बैटरी की लाइट थी सिर्फ उसमें, हाँ, वही और वो बैटरी भी की लाइट थी ना। चली जा रही थी। अच्छा, बैटरी की डायरेक्ट लाइट थी और आपका बाकी कोई लाइट उसके अंदर नहीं आ रही थी, मतलब इनपुट नहीं जी। मिल रहा था। इसमें डिजिटल मीटर है ना आपका? जी सर, डिजिटल है। प्रॉब्लम देखिए, बस ऑन। कुछ भी ऐसा हो ना तो स्कैन करके ये देखिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीड हुआ कि नहीं हुआ, यानी कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया है। जी सर। अगर उसने कम्युनिकेट किया है तो वहां पे फिर आप डेटा स्ट्रीम में जाके देख सकते हो, एक्चुएशन टेस्ट करके भी देख सकते हो। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यही फायदा होता है। जी। अगर आप लोग स्कैनर है आपके पास में, तो जब आप स्कैन कर रहे हो ना, ये देखो सबसे पहले तो कि आपका कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। अगर नहीं हुआ तो उस केस में आप उसकी वायरिंग चेक कीजिए, जिसमें आपको एक पॉजिटिव 12 वोल्टेज मिलना चाहिए, एक नेगेटिव मिलना चाहिए, कैन हाई कैन लो, ये आपको
पहले ढूंढना है। अगर ये ओके मिल रहा है तो उसके बाद में बहुत चांसेस है कि आपने ईसीएम अपना, सॉरी, आपके मीटर की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मीटर आपका वैसे ओके है, ठीक है, यानी वायरिंग ओके है, मीटर भी मतलब वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वायरिंग देखिए। लेकिन अगर वो स्कैन हो रहा है, डायग्नोस हो रहा है, तो एक्चुएशन टेस्ट में जाइए और एक्चुएशन टेस्ट में जाकर सभी नीडल को ऑपरेट करके देखिए। मेरे हिसाब से फॉल्ट जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगा, ना कि आपके इंजन में मिलेगा। आप ईसीएम में अगर फॉल्ट देखोगे तो ईसीएम में नहीं मिलेगा, फॉल्ट मिलेगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। ऑन ही नहीं हो रहा था वो। स्कैन नहीं हो रहा था ना? नहीं। हाँ, तो स्कैन नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा याद रखिए, जब भी कोई यूनिट आपका स्कैन नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट, तो उस मामले में आपको सबसे पहले उसमें पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, 12 वोल्टेज इग्निशन से 12 वोल्टेज जो आती है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कैन हाई कैन लो ये उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पहले हमें चेक करना होता है। ठीक है ना? जी सर। जी थैंक यू। ओके, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक 10-15 मिनट के एक प्रेजेंटेशन के जरिए जो है ना, पहले आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायग्नोसिस होती क्या है और आगे फ्यूचर में किस किस तरीके की डायग्नोसिस होने वाली है। और उसके बाद में मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेना चालू करूंगा। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वापस से आप लोगों को ना क्लास में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लास में लास्ट तक नहीं रहोगे तो फिर उसमें आपको फायदा कुछ होगा नहीं। तो देखिए, एक सबसे पहले जो हमारे पास में सवाल आता है ना, वो यही है कि फ्यूचर होगा क्या, फ्यूचर में व्हीकल डायग्नोसिस होगी क्या। एक तो ना क्या किया है पूरे इंडिया में, खास करके आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ईवी को जो है ना, वो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं आपके, जो कि गाड़ियों के बारे में वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो भी सारे ईवी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही के साथ जितने भी मैकेनिक या टेक्नीशियन जो हैं, वो वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो भी यही डिस्कस करते हैं कि भाई ईवी कितनी मुश्किल है काम करने के लिए। बराबर है ना? तो ईवी जो है वो एक बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है कि भाई आगे अगर ईवी मेरे यहाँ पर आएगी या फिर मैं काम करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक ही चीज याद रखिएगा दोस्तों, कि ईवी जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है डायग्नोस करना। ठीक है? इसके बाद में रिपेयर या फिर रिप्लेस वाली बात आती है। अच्छी गुड न्यूज आपको मैं देता हूं, वो ये है कि यहां पर जो है ना, ज्यादा पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं, रिपेयर वाला पार्ट यहां पर ज्यादा नहीं है। और या इसीलिए ये सेशन आज मैं ले रहा हूं, ताकि आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ सके। जो भी स्मार्ट लोग हैं जो आज मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये समझ में आ सके कि अब ईवी के अंदर बचा क्या, डायग्नोसिस तो बचा है। यहाँ पे हमारी जो है ना इनकम जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उसके बाद में जब रिप्लेसमेंट आएगी, तो रिप्लेसमेंट में एक सवाल और सब लोगों को मतलब दिमाग में बैठा हुआ है और डराता है, वो ये कि सर इसमें रिप्लेसमेंट के लिए पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे क्या। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो हैं वो इजीली अवेलेबिलिटी के मामले में इजी होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर गाड़ियों के अंदर कॉमन होते हैं। ठीक है? ये एक चीज हमको याद रखनी है। तो फ्यूचर जो है वो ऑटोमोटिव डायग्नोसिस का, मैं यहाँ पर स्टार्ट में ही आप लोगों को बताता हूं कि ये अगले 20 साल तक इस फील्ड में हमेशा ब्राइट ही रहने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के लिए और बताना चाहता हूं, डायग्नोसिस का मतलब इंडिया के अंदर जो है ना बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब इंडिया में लोग बोलते हैं स्कैनर, स्कैनर मतलब डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं। डायग्नोस का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं लिखूं यहां पर, तो प्रॉब्लम का पता लगाना। और जैसे मैंने अभी रिपीट किया था कि प्रॉब्लम सॉल्व तभी की जा सकती है जब प्रॉब्लम ढूंढी जा सकती है। ठीक है? तो डायग्नोस का मतलब होता है प्रॉब्लम का पता लगाना। अब प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे टूल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक टूल होता है, मैं 4-5 टूल का आपको बताता हूं। सबसे पहले जो चीज है, दो दो तरीके की डायग्नोसिस होती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल डायग्नोस, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस।
अब मैकेनिकल डायग्नोसिस में भी, यानी मैकेनिकल प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए भी हम कुछ टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारा आपका कंप्रेशन डिवाइस होता है, कंप्रेशन टेस्टर, जो आपके इसमें होता है, क्या बोलते हैं, पिस्टन कंप्रेशन सही है कि नहीं है वो पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग इसके अंदर स्टेटिस्कोस्कोप भी यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने इसके पहले क्लास बनाई है मैकेनिकल डायग्नोसिस में। मैकेनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, एक एनवीएच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनवीएच का मतलब होता है आपका नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। ठीक है, इन तीनों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके बाद में एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आप देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, सबको क्या लगता है कि डायग्नोसिस मतलब अगर मुझे डायग्नोस करना है तो मुझे स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं। जो सबसे पहला हमारा टूल होता है वो होता है मल्टीमीटर। अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक चीज बोलता हूं और आप लोग भी ईमानदारी से अपने आप को देखना कि अभी तक भी हमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर तरीके से मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है। ठीक है, मल्टीमीटर के बाद में अभी तक हम लोग टेस्ट लैम्प यूज करते हैं, लेकिन टेस्ट लैम्प भी हमारा एक डायग्नोसिस डिवाइस है। इसी के साथ साथ ऑसिलोस्कोप भी यूज किया जाता था, अभी नहीं यूज करते ज्यादा लोग, लेकिन एक यूरोप वगैरह में ऑसिलोस्कोप जो है बहुत यूज होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के टाइम पे हो गया है वो है आपका डायग्नोस्टिक टूल, या फिर जिसको हम लोग स्कैनर कहते हैं। ठीक है, अब आप एक मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अब डायग्नोस्टिक टूल में भी क्या है ना, लोगों को लगता है कि बस स्कैनर के अंदर जाओ, फॉल्ट कोड देखो और डीटीसी जो आई है उसके हिसाब से काम कर लो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डीटीसी करेक्ट मिल गई, आपको डीटीसी समझ में आती है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आप जाओगे मल्टीमीटर से चेक करोगे। अगर आपके सेंसर्स हैं, वोल्टेजेस वगैरह चेक करनी है तो आप मल्टीमीटर से चेक करोगे। इसके बाद में आप जाओगे टेस्ट लैम्प के लिए। ठीक है, टेस्ट लैम्प की जरूरत है टेस्ट लैम्प, स्कैनर की जरूरत है स्कैनर, ऑसिलोस्कोप की जरूरत है तो ऑसिलोस्कोप। जो भी टूल आपको जरूरत होगा वो आप यूज कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस का वो होता है मल्टीमीटर। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मतलब कि दुख की बात यह है कि इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे जो भाई गल्फ में काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी मैंने फॉल्ट ये देखा है कि अभी तक मल्टीमीटर भी सही तरीके से यूज करना नहीं आता है। और वो अपने आप को इलेक्ट्रिशियन या डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन कहते हैं, क्योंकि जस्ट उनको स्कैनर के 4 बटन दबाने आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये होता है डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस करना है तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस समझ में आना चाहिए, यानी प्रॉब्लम का पता लगाना आना चाहिए। ये एक स्किल है। ये क्या है, ये एक स्किल है, यानी ये एक हुनर है। इस हुनर के साथ साथ हमें कुछ हथियार की जरूरत पड़ती है, और वो होते हैं ये वाले हथियार जो हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको स्किल भी चाहिए और आपको टूल भी चाहिए। अब सवाल हमेशा मेरे सामने ये आता है, सब लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि भैया डायग्नोस्टिक टूल या सर स्कैनर मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले मैं सबको बोलता हूं, सबसे पहले स्किल जरूरी है। एक बात बताइए, अगर मैं आज आपके हाथ में रॉकेट दे दूं तो क्या आप उस रॉकेट को उड़ा पाएंगे? नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि उस रॉकेट को उड़ाने के लिए एक स्किल चाहिए होती है, एक हुनर चाहिए होता है। ठीक है, बस क्या हो गया कि नाम के लिए वो रॉकेट मेरे पास है। इसी तरह से आज के टाइम पे जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके पास में भी नाम के लिए स्कैनर है। ठीक है, उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो स्कैनर का इस्तेमाल करके उसको डायग्नोस कर पाए। तो ये है आज की रियलिटी, ये है हमारा प्रेजेंट। अब अगर यही प्रेजेंट रहा तो फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा कि भाई ये फ्यूचर जो बनेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारे सामने रहेगा ही कि भाई फ्यूचर में जब ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर जो ऑटोमोबाइल डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है,
और इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आ जाता है, वो क्या है? सिंपल याद रखिए कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि हम ये समझें कि फ्यूचर में डायग्नोसिस किस तरीके से होगी, उसको क्या क्या टूल या फिर क्या क्या सिस्टम जो है वो हमारे लिए जरूरी होंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक तो ना सबसे बड़ा सवाल आ रहा है ईवी, ईवी में डायग्नोस कैसे होगा। अब मैं ईवी के ना दो सिस्टम होते हैं, उनको समझ लीजिए। एक होता है आपका हाई वोल्टेज सिस्टम, और दूसरा होता है लो वोल्टेज सिस्टम। अब लो वोल्टेज सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, आपका जितने भी लो वोल्टेज वाले सिस्टम है, जैसे जितने ईसीयू होते हैं वो सारे लो वोल्टेजेस में आते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ये सब लो वोल्टेज सिस्टम में आ रहे हैं। ये याद रखिए, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज सिस्टम। ठीक है ना? और ये है हमारा हाई वोल्टेज सिस्टम। अब मैं हाई वोल्टेज बाद में बताता हूँ, पहले लो वोल्टेज आप लोगों को बता देता हूँ। तो ईसीयू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, आपके बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, आपका आपका ईपीएस हो गया। हालांकि कुछ गाड़ियों में ये हाई वोल्टेज सिस्टम में भी आता है, लेकिन ये लो वोल्टेज सिस्टम में भी आता है। ठीक है ना? इसके बाद में आपके सेंसर्स जितने भी आते हैं वो सारे सेंसर लो वोल्टेज सिस्टम में आ जाते हैं। आपके जितने भी एक्चुएटर्स आते हैं वो सारे लो वोल्टेज सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है ना? अब ये जो लो वोल्टेज सिस्टम आप देख रहे हो, अगर आप लोगों ने मेरी ईवी वाली क्लास ली है तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था लो वोल्टेज सिस्टम और हाई वोल्टेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से हम लोग लो वोल्टेज सिस्टम जो 12 वोल्टेज पे ही बेस्ड होता है उसको सेम जैसे हम किसी भी गाड़ी को करते हैं उसी तरीके से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी का ईपीएस होता है या बीसीएम होता है, उसको अगर आपको डायग्नोस करना आता है तो हम इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं हाई वोल्टेज सिस्टम की, तो हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर, तो यहां पर मैं ये मार्किंग कर देता हूं, हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर तीन चार चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पीडीयू यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। इसके बाद आता है आपका बैटरी पैक, आपका मोटर, चार्जिंग सिस्टम। ठीक है? बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हाई वोल्टेज रिले आते हैं। ठीक है? इन सब सिस्टम में हमें हाई वोल्टेज डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। अब बात क्या है कि जब आप स्कैनर नॉर्मल कोई भी अगर स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको लो वोल्टेज, क्योंकि इसका जो मेन वीसीयू होता है, जो वीसीयू होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट, वो आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फॉल्ट भी दे देगा, वो आपको बैटरी रिलेटेड भी दे देगा, मोटर रिलेटेड भी दे देगा और चार्जिंग रिलेटेड भी दे देगा। लेकिन इस किसी भी ईवी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका बैटरी पैक। ठीक है? ये जो एनर्जी जहां से मिल रही है, बैटरी पैक में भी क्या होता है, बैटरी पैक की अलग से डायग्नोस किया जाता है, जिसकी डायग्नोसिस अलग होती है, ये याद रखिए। तो ये जो डायग्नोस होता है इसके अंदर आपको स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का चेक करना पड़ता है। इसके अंदर अलग अलग, मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूं छोटा सा, तो इसके अंदर जो है ना अलग अलग बैटरी जो है इस तरीके से शेल्फ बना हुआ, ये आपका समझ लीजिए बैटरी पैक है। ठीक है? और इसके अंदर अलग अलग स्टैक होते हैं, हर हर बैटरी पैक का अलग साइज होता है, अलग अलग क्वांटिटी में स्टैक्स होते हैं। ठीक है? तो ये जो स्टैक्स आप देख रहे हो इनके अंदर फिर जो है ना छोटी छोटी या तो सर्कल 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 में बैटरीज लगाई जाती है। ठीक है? इस तरीके से, या फिर ब्लेड बैटरीज आजकल आ रही है जो इस तरीके से लगाई जाती है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है उस तरीके की भी बैटरी आती है। ठीक है? इसमें अलग अलग टाइप की बैटरीज आती है। ये सारा जो है ना, जो मेरा प्रीमियम कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, उसके अंदर मैंने कवर किया है। ठीक है? अब ये जो आप बैटरी देख रहे हो, तो इसमें बैटरी जो डायग्नोस होती है, ईवी की मैं डायग्नोसिस की बात कर रहा हूं, तो ये याद रखिए बैटरी डायग्नोस जो होती है, बैटरी डायग्नोस में हमें तीन चार चीजें देखनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ चार्ज। ठीक है? जिसको हम कहते हैं SOH। इसके बाद आता है SOC, सॉरी SOC। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी बैटरी की हेल्थ क्या है, इसको हम कहते हैं SOH। ठीक है? तो ये जब हम लोग डायग्नोस करते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर मैं इमेज अभी नहीं दिखा पाया हूं, मगर मैंने ये डिटेल में कवर किया। उसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर जो है ना डायग्नोसिस पोर्ट होते हैं,
और बैटरी जब डायग्नोस होती है तो उसके लिए ईवी की बैटरी डायग्नोस के लिए आपको उसका अलग कनेक्टर चाहिए होता है और वो बैटरी पैक को इंडिपेंडेंटली डायग्नोस करना पड़ता है। उसके पहले भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा हमें बैटरी को सबसे पहले, ताकि जितनी भी वोल्टेज जो एनर्जी बैटरीज में है उसको पहले हम लोग खाली करें, और खाली करने के बाद में हम उसको डायग्नोस करते हैं। जब ये डायग्नोसिस शुरू होती है तो आपका जो स्कैनर है वो एवरी सिंगल स्टैक में जाकर चेक करता है कि बैटरी की क्या कंडीशन है। हर स्कैनर हर बैटरी के हर एक सेल को चेक करता है और उसके बाद में वो आपको ये बता देता है कि भाई इनमें से ये स्टैक खराब है और ये वाला स्टैक, ये 2 स्टैक खराब है, बाकी की जो बैटरी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। ओके, अब यहां पर देखिए उसने क्या किया, आपको दो जो स्टैक है इसको क्या कहते हैं, स्टैक, बैटरी स्टैक, और ये जो अंदर वाला है इसको हम कहते हैं बैटरी सेल। ठीक है, ये बैटरी स्टैक। अब ये जो बैटरी सेल और बैटरी स्टैक का फंडा है, यहां पर देखिए इसने बोला कि भाई 2 स्टैक जो है वो खराब है। अब 2 स्टैक है, इसकी वजह से क्या है, आपको एमआईएल भी आ जाती है, फॉल्ट कोड भी बन जाता है। ऐसे में अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहां पर टोयोटा वगैरह जो कॉमन ब्रांड है जिनमें हाइब्रिड और ईवी जो आती है पहले से, उनमें जो है ना ये बैटरी स्टैक भी चेंज हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। वो चाइना में ये सारे अभी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है, ये डायग्नोस करना। और ये जो डायग्नोसिस है वो हमें एक ईवी के स्पेशल टूल से करनी पड़ती है। ठीक है, मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया के अंदर जो है ना ईवीज बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है और हमारे अंदर का जो डर है उसको निकालना जरूरी कि भाई होगा क्या। ये जो बैटरी डायग्नोसिस है ये है मोस्ट क्रिटिकल, यानी सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है आपकी ईवी का। किसका, ईवी का और आपके हाइब्रिड व्हीकल का। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये हो गया हमारा ईवी। अब ईवी की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ईवी में मैंने आपको बता दिया आपका लो वोल्टेज सिस्टम, हाई वोल्टेज सिस्टम, करेक्ट। तो वैसे ही आपके और भी सिस्टम, और भी टाइप की व्हीकल्स आ रही है। मैं सभी टाइप की व्हीकल्स को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका डायग्नोसिस कैसे होने वाला है। लेकिन इस चीज को याद रखिए कि 1-2 घंटे की क्लास में हर एक सिस्टम को कवर करना पॉसिबल होता नहीं, और इसीलिए हमने जो है ना हमारा मास्टर कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो क्लासेस है आपके लिए यूजफुल हो सकती है फ्यूचर के लिए। इस टाइम पे हमने बहुत ही बढ़िया ऑफर भी चलाया हुआ है जो कि मैं आगे आप लोगों को क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ईवी का डायग्नोसिस किस तरीके से होगी और उसका क्या इंपॉर्टेंट, मतलब उसका उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आता है हमारी हाइब्रिड व्हीकल। अब एक चीज याद रखिए, बहुत ज्यादा चांस है कि फ्यूचर जो है वो हाइब्रिड व्हीकल का होगा। ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल क्यों, क्योंकि जिसमें हम पेट्रोल भी भर सकते हैं और हम उसके अंदर बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या होता है, हाइब्रिड व्हीकल का माइलेज जो है वो बहुत बढ़िया होता है। एक चीज याद रखिए, जब मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूं तो मैं प्योर हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं यहाँ पर वो जो मारुति की नकली हाइब्रिड्स आती है ना इंडिया के अंदर, वो हाइब्रिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो हाइब्रिड होती हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर मारुति की हाइब्रिड्स हैं, वो सारी की सारी माइल्ड हाइब्रिड है। ठीक है, वो प्योर हाइब्रिड नहीं है। प्योर हाइब्रिड में जिस तरीके से ईवी के अंदर एक बैटरी पैक होता है, उसी तरीके से आपके हाइब्रिड में भी एक बैटरी पैक होता है और साथ के साथ आपका इंजन होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर आप हाइब्रिड को देखो तो हाइब्रिड में क्या है, प्योर हाइब्रिड के अंदर पेट्रोल पेट्रोल का इंजन है और पेट्रोल का पूरा सिस्टम वैसे के वैसे ही है। इसके अंदर आपका जीडीआई सिस्टम आ सकता है या कोई और भी पेट्रोल का आ सकता है, टर्बो, नॉन टर्बो, जैसे किसी तरीके से हम लोग और करते हैं। उसके बाद में हमारा जो है ईवी का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में होता है। इसीलिए ईवी में जो प्रॉब्लम है कि रेंज खत्म हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हमें डरना नहीं पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो इसका ईवी वाला पार्ट है, यानी बैटरी, देखो यहाँ पर मोटर भी है, यहाँ पर हमारा फ्यूल टैंक भी है, यहाँ पर बैटरी पैक भी है और यहाँ पर हमारा इंजन भी है। ठीक है, तो ये जो मोटर और जो आपका बैटरी पैक है, इनमें सेम डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है जैसे मैंने आप लोगों को ईवी के अंदर बताई। ओके, इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यूरोप में जाएंगे या यूएस कंट्रीज में जाएंगे, टोयोटा की एक गाड़ी आती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वो 2002 से वर्ल्ड वाइड जो है ना टैक्सी में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। उसका नाम है प्रियस। ठीक है, प्रियस। ये जो प्रियस है ये वर्ल्ड की बेस्ट हाइब्रिड मानी जाती है और आपको बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रियस जो है वो टैक्सी में चलती हुई मिल जाएगी। ये प्रियस गाड़ी जो है ये
29 13 मतलब 30 to 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकालती है, क्योंकि इसमें इंजन और मोटर दोनों आता है। इंडिया में भी ये लॉन्च हुई थी, लेकिन इंडिया में ये चली नहीं। 2012 में टोयोटा ने इंडिया में लॉन्च किया था, बट इंडिया में इतना एक्सेप्टेंस हुआ नहीं। उसका रीजन क्या था? स्विफ्ट के जितनी ये गाड़ी थी, और उस टाइम पे ये 35 लाख रुपए की आती थी, जिस टाइम पे हमारी फॉर्च्यूनर भी 25 लाख रुपए की आती थी। तो उस टाइम पे ये 35 लाख रुपए की आती थी, इसलिए इंडिया में चली नहीं। लेकिन वर्ल्ड वाइड आप जाओगे तो इसलिए बहुत पॉपुलर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है। ठीक है, तो हाइब्रिड में भी याद रखिएगा, जिस तरीके से ईवी की डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारी हाइब्रिड की भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है हमारा ये वाला पार्ट। अब इसके बाद एक और कैटेगरी है, और ये जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं न्यू एनर्जी व्हीकल। क्या कहते हैं? न्यू एनर्जी व्हीकल, एनईवी, न्यू एनर्जी व्हीकल। न्यू एनर्जी व्हीकल में जैसे आपने पहले देखा, एक तो हम लोग ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हम लोग हाइब्रिड है, ठीक है, तीसरा आता है आपका एफसीईवी, जिसको हम कहते हैं फ्यूल सेल ईवी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन बेस्ड होती है। हाइड्रोजन की एक और पार्ट आता है आपकी, ये हाइड्रोजन व्हीकल है। फ्यूल सेल में होता क्या है ना, कि ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते वक्त ही ईवी इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ता, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन भरवानी पड़ती है, और वो हाइड्रोजन जो है वो टैंक में जाती है, और टैंक के बाद जो है ना, वो आपके एक फ्यूल स्टैक होता है, उस फ्यूल स्टैक के जरिए ट्रैवल करके आपका ये बना देती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जो कि बैटरी में स्टोर होके फिर वो मोटर को चलाने के काम में आती है। ये सारी जो चीजें ना, देखो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी है और ये मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, और ये मैं रेगुलरली ये सारी ट्रेनिंग जो है मैं मेरे मास्टर कोर्स में कवर करता हूँ। ओके, तो हाइड्रोजन एक है। इसके बाद में सीएनजी को बहुत ज्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, Hyundai भी सीएनजी बना रहा है, आपका टाटा भी सीएनजी बना रहा है, मारुति बहुत ज्यादा सीएनजी बना रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी बोले, इन्फ्लुएंसर चाहे कुछ भी बोले कि ईवी ही फ्यूचर है, ईवी फ्यूचर है, लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरर खुद डाउट में है। ठीक है, और वो डाउट क्या है कि भाई हम लोग ईवी की टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा ज्यादा करें, या फिर हम लोग हाइब्रिड पे करें, या हम लोग हाइड्रोजन पे करें, अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा इस्तेमाल करने की अभी भी होड़ लगी हुई है। आप देखिए, टाटा जो है वो बहुत अच्छी सीएनजी बना रहा है, मारुति बहुत अच्छी सीएनजी गाड़ियां बना रहा है, तो सीएनजी भी जो है वो न्यू एनर्जी व्हीकल्स में कंसिडर की जाती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सीएनजी और फ्यूल सेल में भी याद रखिए, अगर आपकी फ्यूल सेल है, अगर फ्यूचर में फ्यूल सेल चली, ठीक है, तो उस केस में पता क्या होगा कि इसके अंदर एक जो फ्यूल स्टैक होता है, ठीक है, ये फ्यूल स्टैक जो है आपका वो उसका डायग्नोस अलग हो जाएगा। साथ के साथ इसमें भी एक बैटरी पैक है, क्योंकि फ्यूल स्टैक से जो बिजली पैदा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो फ्यूल स्टैक से निकल के बैटरी पैक में जाके स्टोर होती है, तो इसकी भी डायग्नोसिस आ जाती है। इसमें भी एक मोटर होता है, उस मोटर की डायग्नोसिस आती है। उसी तरीके से इसके अंदर भी हाई वोल्टेज सिस्टम और लो वोल्टेज सिस्टम होते हैं। तो ये वाले जो दो, एक दो तीनों, ये याद रखिए, ये तीनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी है। बस ये प्योर ईवी है, बैटरी ईवी बोलते हैं इसको, ये एफसीईवी है, और ये है हमारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बोला जाता है, हमेशा इस चीज को याद रखिए। ठीक है ना। इसके बाद जब हम लोग सीएनजी की बात करते हैं, तो सीएनजी में क्या होता है, हमारा एक और ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऐड होता है, यानी हम लोग पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हमें सीएनजी का कंप्लीट नया पूरा का पूरा न्यू सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारा आपका न्यूमेटिक पंप होता है, जिसको प्रेशर कन्वर्टर बोलते हैं, उसके साथ साथ आपका टैंक वगैरह होता है। और इसकी जो डायग्नोसिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे, क्योंकि लाइट कमर्शियल व्हीकल की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा सीएनजी के ऊपर जा रही है, क्योंकि सीएनजी डीजल से बेटर ऑप्शन है।
ठीक है। तो ये एक हमारा होता है। इसके साथ साथ एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो अभी आई नहीं है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर आप लोग न्यूज वगैरह ऑटोमोबाइल के देखते हो तो आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पर कि आपकी आईसी इंजन जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, वो हाइड्रोजन एस्पिरेटेड भी आ रहे हैं। हाइड्रोजन उसके अंदर जो है ना, हाइड्रोजन फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल इंजेक्शन यानी पेट्रोल जिस तरीके से इंजेक्टर से जाता है या डीजल जाता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी गाड़ी को चलाने के लिए। अब ये भी सारी फ्यूचर की बात है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। अब एक चीज समझिए, आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ी कैटेगरी जो है ना, वो इवॉल्व होते जा रही है। पहले क्या था, अगर आप आज से समझो 5 साल पहले जाते हो 2019 तक, तब तक कार में ही सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता था जिसमें हमको स्कैनर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर ईसीएम आते थे, सारा इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन होता था। तो ये जो कार की कैटेगरी है इसमें होता था। लेकिन अप्रैल 2020 के बाद, तब से लेके अब तक, आपका चाहे बाइक हो, चाहे आपका थ्री व्हीलर, आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल हो गए, आपके बसेस, आपके कमर्शियल व्हीकल या फिर हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल, इन सब में कंपलसरी आपके ईसीएम, ईसीयू, आपके BS6 के अंदर तो और ज्यादा आपका यूरिया हो गया, ठीक है। यूरिया हो गया, या फिर समझ लीजिए कि आपका डीपीएफ है। तो ये जो सिस्टम आने लगे ना, इनमें कंपलसरी हो गया है कि डायग्नोस करने के बाद ही रिपेयर किया जा सकता है, राइट है। तो ये चीज हमको एक ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर देखिए, जब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं तो एक मन में ना बहुत ज्यादा डर आता है कि मतलब अभी आप लोग, जब ये सेशन में कर रहा हूं तो आप लोगों के भी मन में ये बात आ रही होगी कि इतना ज्यादा मतलब सिस्टम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ। गुड न्यूज क्या है, देखिए गुड न्यूज ये है ना कि जब आजकल चाहे वो टू व्हीलर हो, आपका फोर व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज है, और जिसकी वजह से एज ए टेक्नीशियन, चाहे मैं मैकेनिक हो या इलेक्ट्रिशियन हो या कोई भी हो, ये कॉमन एक ऐसे सिस्टम है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे लिए डायग्नोस जो है, अगर मेरी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, मेरे मुझे उस सही तरीके से समझ में आ जाता है, तो डायग्नोस मेरे लिए आसान है। ठीक है, और वो कॉमन चीज क्या है पता है, इनके अंदर मैक्सिमम जितने भी सिस्टम आते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक जितना ज्यादा होगा उतना ही डायग्नोसिस हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इनपुट आउटपुट जो है वो कंट्रोल यूनिट के जरिए होता है। कंट्रोल यूनिट जब इनपुट आउटपुट देगा तो वो सिग्नल एनालिसिस करता है। सिग्नल में अगर कहीं पे गड़बड़ आती है, किसी वैल्यू में कोई गड़बड़ आती है, उसके लिए वो एक डीटीसी क्रिएट करता है। इस डीटीसी एनालिसिस करके हम लोग जो है 100% ये पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहां पर है। लेकिन ये करने के लिए आपको व्हीकल डायग्नोसिस और इन सिस्टम्स की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक गुड न्यूज है, याद रखिए। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे छोटा वाला चीज ले लेता हूं, आपके टू व्हीलर है। ठीक है, टू व्हीलर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्योंकि अभी सब कुछ ईएफआई है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, इसके अंदर एबीएस भी आने लगा है। तो हमें समझना क्या होता है, हमें ये समझना होता है कि इसके अंदर जो ईसीएम लगाया गया है, वो ईसीएम की वायरिंग किस तरीके से बनी है, जो इसके इनपुट आउटपुट्स हैं। ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट किस तरीके से बने, वैसे एबीएस जो है, अब टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के अंदर आपका कौन सा है। ठीक है, 4 चैनल है या 2 चैनल है। ठीक है, ये पता लगाने के बाद वो एबीएस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूं। उसी तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे एकदम मॉडर्न व्हीकल लिया है, ये अभी महिंद्रा की नई वाली गाड़ी आई है। ये जो है, ये मैंने इसके अंदर सेम पेट्रोल भी आती है,
डीजल भी आ रही है। तो ये मैंने लिया है ताकि हम लोग ये समझ सके कि ये जो व्हीकल है इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तो कॉमन ही है, और जितना इलेक्ट्रॉनिक होगा क्या लगाया गया है उसको हमें समझना पड़ता है। यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या क्या दिया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपका, अब यहाँ पर एक चीज है कि गाड़ी के अंदर जो सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं। एग्जाम्पल मैं ना आपको कुछ कैटेगरी के अंदर इसको बांट देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। इन सब गाड़ियों के अंदर कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ये डर निकल जाए कि भाई मैं इन गाड़ियों के ऊपर काम कैसे करूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन सभी गाड़ियों के अंदर कुछ फंक्शन ऐसे दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आते हैं सेफ्टी फंक्शंस। सेफ्टी फंक्शंस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है आपका एबीएस, उसके बाद आता है एसआरएस। अब आप बोलोगे टू व्हीलर में तो एसआरएस नहीं, लेकिन एबीएस तो है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका प्री टेंशनर, एसआरएस का हिस्सा होता है, ठीक है। ईएसपी है, टीसीएस है, ओके। ये आपके सेफ्टी फीचर्स हो गए। इसके साथ साथ फिर हम लोग अगर देखें तो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में आपके आज के टाइम पे सबसे पहले आपका फ्यूल इंजेक्शन आ जाता है, एफआई। इसके बाद में आपका टर्बो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। अभी किसी भी गाड़ी के अंदर जो है ना सिर्फ टर्बो नहीं आता है, ई टर्बो आता है, याद रखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। आपका ईजीआर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। जितनी भी गाड़ियों के अंदर अगर आप BS6 की बात करो तो आपको पता है BS6 में तो बहुत सारे थे। ये हो गया परफॉर्मेंस। इसके बाद में आता है कंफर्ट। आजकल जो है गाड़ियों के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा कंफर्ट फीचर बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे सनरूफ आ रहे हैं, ठीक है, आपकी हीटेड सीट है, आपकी एसी हो गई। एसी में भी क्या HVAC है, आपका क्लाइमेट कंट्रोल है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है ना वो फंक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, ऐसे सारे फंक्शन कंफर्ट के अंदर गिने जाते हैं। इसके बाद में आता है एंटी थेफ्ट। तो एंटी थेफ्ट मतलब गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, उसके भी फंक्शन होते हैं, जिसमें आपका इमोबिलाइजर आता है, ठीक है, सेंट्रल लॉक आता है, आपका ESCL अभी कॉमन हो गया है गाड़ियों के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक आ गया, ठीक है ना। आपके आपके सेफ्टी अलार्म आते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम है, अगर आप देखो यहाँ पर मैंने ये चारों सिस्टम लिखे हैं, ये आज अगर आप देखने जाओगे ना तो गाड़ियों के अंदर कॉमनली आपको देखने मिलेगा। आज आप कोई नया 2025 का कोई ट्रक ले लो, उसके अंदर आपको एसी मिल रहा है, मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके अंदर एसआरएस मिल रहा है, मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके अंदर बीसीएम मिलता है, सारी हेडलाइट टेल लाइट जो है वो बीसीएम के द्वारा शुरू होती है। आपको मैं जान के हैरानी होगी कि जितनी भी अशोक लेलैंड की बसेस आती हैं, उन सब अशोक लेलैंड की बस में एक बीसीएम नहीं है बल्कि 2 बीसीएम है, ठीक है। एक होता है फ्रंट बीसीएम और दूसरा होता है रियर बीसीएम, क्योंकि उसमें क्या किया है, रियर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अलग और फ्रंट अलग कर दिया गया है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूं आपके ट्रक की, जो कि ट्रक में पहले ऐसे बोला जाता था कि कोई कैटेगरी नहीं है। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि स्कैन कार्स पूरी तरीके से काबिल है इन सभी सेगमेंट पे ट्रेनिंग देने के लिए। और इस पे हम लोग एकदम जीरो से शुरू करते हैं, जहां से मल्टीमीटर से लेके आपके फ्यूज एंड रिले का पूरा की पूरी जो ट्रेनिंग है वो सारी की जाती है। अब देखो टू व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, देखो मैं यहाँ पे चला गया हाईएस्ट कंपोनेंट पे। कार की तो क्या है, कार के अंदर तो बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल। अच्छा पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल था, अभी इलेक्ट्रॉनिक है। हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए टू व्हीलर के अंदर आपने देखा एक सेफ्टी में क्या आता है, आप बोलेंगे क्या है, एबीएस आ रहा है। सेफ्टी में एक और फंक्शन आता है आपका जो है ना स्टैंड। जब तक आपका स्टैंड आप ऊपर नहीं लोगे तब तक आपकी गाड़ी, सॉरी स्टैंड, जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं लोगे तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। ये कौन सा फीचर, ये सेफ्टी का तो फीचर है, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी गिरेगी फ्यूल कट हो जाता है, ये किसका फीचर है, ये भी आपका सेफ्टी का ही फीचर है, ठीक है। इसके अंदर भी इमोबिलाइजर आना शुरू हो गया है। इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये बैड न्यूज नहीं है। अगर आप एक एज ए इलेक्ट्रिशियन या एक मैकेनिक डर रहे हो या आपको ये एंजाइटी है कि भाई ये
इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहा है, मैं कैसे समझूंगा? ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनिक होता है ना उतना ही हमें डायग्नोस करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसमें स्कैनर के जरिए डिटेल में पता लगाया जा सकता है प्रॉब्लम क्या है। यही अगर इलेक्ट्रिकल हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हमें सारी वायरिंग पूरी छील के ही चेक करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर हमें क्लियर हो जाती है, और वो क्या है? फ्यूचर में आपकी कोई भी कार चले, ईवी हो, आपकी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आपकी एफसी ईवी हो, ठीक है, आपका सीएनजी हो, आपकी कार हो, बाइक हो, थ्री व्हीलर हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, हैवी कमर्शियल व्हीकल हो, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल ज्यादा होने का मतलब है डायग्नोसिस इज इजी। तो फ्यूचर में वही टेक्नीशियन काम कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी माइक ऑन कर रहा हूं, जिनके भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, लेकिन अगर किसी वजह से मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊं तो उसके लिए आप लोग प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना। ठीक है, तो समय रहते रहते जितने लोगों का मैं क्वेश्चन दे पाऊंगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि मेरे माइक नहीं ऑन हो पाएगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि चैट बॉक्स में मैं चैट बॉक्स में से भी क्वेश्चन के आंसर करूंगा। अब्दुल रहमान साहब, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अब्दुल रहमान जी सर। सर जी। मैं मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से हूँ, लेकिन मुझे अभी आइडिया कोई नहीं है कि मैं किधर से शुरू करूँ, बेसिक से शुरू करूँ या एसीएम का रिपेयरिंग का शुरू करूँ। थोड़ा सा गाइड करें। और मैं तकरीबन 2-3 महीने ऑटोमोबाइल के का काम शुरू कर दिया है सर? बाद सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ कि एसीएम वाला चाहोगा या बेसिक से स्टार्ट करूँ। नहीं, शुक्रिया। आप अगर सऊदी जा रहे हो ना तो आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस पहले कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सऊदी में ही नहीं, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री में डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन की सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ऑटोमोटिव ठीक है सर। रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस अभी कर लीजिए, जब वहां पे आप जाएं काम शुरू कर दें, उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, साल 6 महीने बाद जो है फिर ईसीएम का चाहिए तो ईसीएम का चालू कर दीजिएगा। क्योंकि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस में हम फ्यूज एंड रिले से लॉजिक समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, बैटरी टेस्टिंग से शुरू करते हैं, तो आप पूरी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डायग्नोसिस पहले सीख लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल मॉड्यूल पे जाते हैं, ये सही तरीका होता है। ठीक है ना अब्दुल रहमान भाई? मैं सोचता हूँ कि मैं रिपेयरिंग के साथ, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ एसीएम की रिपेयरिंग भी करूँ। देखिए, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में ही जा रहे हैं, अब जब सऊदी में आप मोबाइल रिपेयरिंग में जा रहे हैं क्या? उसके लिए तो जाता हूँ, लेकिन उधर उसके ऊपर ऐसे खुलेआम नहीं कर सकते जैसे हमारा अपने मुल्क में हो सकता है। हाँ, मतलब अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में ही जा रहे हो ना तो फिर ईसीएम रिपेयरिंग करके जाइए, क्योंकि वहां पे इसका भी अच्छा डिमांड है। ठीक है, और ठीक अच्छी है बात सर। है कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग ऑलरेडी जानते हो तो उस केस में आपको ईसीएम रिपेयरिंग जो है वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, उसमें आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपको ज्यादा फील नहीं होगा, वो एक बात अच्छी है। मैं चिप लेवल का काम करता हूँ, आईसीयू का, एमएमसी का, सीपीयू का। अच्छा, जी सर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग आप पहले से ही जानते हो, बराबर ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तकरीबन 5 साल हो गए ये चिप लेवल का काम शुरू करने का। और टोटल एक्सपीरियंस है 8 साल का। ओके, तो देखिए, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में क्या है ना, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही होता है कि आप पहले व्हीकल के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझ जाएं, तो फिर बोर्ड पे जो है उसको रिपेयर करना आसान हो जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग जानते हैं तो चाहे फिर वो एसी हो, के एसी के पैनल हो गए या टीवी हो गए या मोबाइल हो गए, इनके बोर्ड में क्या हो रहा है ना, देखिए इनका जो है ना इनपुट जो है वो ज्यादातर ह्यूमन में होता है, यानी कि हम लोग बटन दबाते हैं या टच करते हैं तब जाके कोई चीज काम कर रही होती है। लेकिन कार के अंदर या
व्हीकल के अंदर ऐसा होता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है बेस्ड ऑन द डेटा जो कि सेंसर और एक्चुएटर के जरिए मिलता है। इसीलिए व्हीकल मतलब ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंट्रोल यूनिट रिपेयर करना चाहते हो तो ईसीएम रिपेयरिंग का कोर्स बेस्ट है। लेकिन आप अगर ओवरऑल व्हीकल की पूरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप समझ के ईसीएम रिपेयरिंग करना चाहते हो, तो उस केस में आप पहले ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, उसके बाद ईसीएम रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये आपका सही तरीका होता है। ऐसी बात है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया। यस इसरार खान, आपको क्वेश्चन पूछिए। यस इसरार खान, आपका क्वेश्चन चैट में आपने डाला है। मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन सर्विस इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स के लिए। कैन आई ज्वाइन दिस कोर्स एंड हाउ विल इट हेल्प फॉर मी? विच कोर्स इज सुटेबल फॉर मी? स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम बेसिक। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम जीरो से व्हीकल डायग्नोसिस समझना चाहते हो, तो उसके लिए ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का जो मेरा कोर्स है, उसमें क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, जिसमें आपके बैटरी डायग्नोसिस से लेकर फ्यूज बॉक्स, रिले और वायरिंग की टेस्टिंग, वायरिंग कैसे बनाना, रिपेयर करना, स्कैनर की पूरी, तो वो बहुत डिटेल में फिर आगे एडवांस लेवल तक जाता है। ठीक है ना? सर ये ऑनलाइन में अवेलेबल है या ऑफलाइन? देखिए हमारा तो ऑफलाइन सेंटर भी है मुंबई में और हमारा ऑनलाइन भी है। ठीक है, ऑनलाइन मैं प्रीफर करूंगा बिकॉज वर्किंग हूँ, तो ऑनलाइन पहले स्टार्ट करता हूँ, देन जी जी जस्ट जी, प्रोजेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन ज्वाइन कर लूंगा 2-3 बिल्कुल। महीने। तो देखिए इसमें एक ऑफर हमारे पास हमेशा होता है, जब आप ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हो तो जो फीस आपने ऑनलाइन में दी है, वो जब आप ऑफलाइन के लिए आओगे तो उसमें से वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, वो हम माइनस ओके। कर देते हैं, तो वो भी आपका डबल खर्च नहीं होगा। लेकिन पहले ऑनलाइन में शुरू कीजिए। एक चीज है कि डेली एक क्लास लेने की कोशिश कीजिए, और मैं हफ्ते में 2 दिन लाइव आता हूँ शाम के टाइम पे। उस टाइम पे ओके, मुझे जो भी डाउट्स है वो मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए आप लाइव में। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अभी कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है आप जो सजेस्ट करें? जो अभी किए थे आपने 7500 कुछ, वही वाला ऑटोमोटिव जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, यस। तो मेरी सर। टीम आपको हेल्प कर देगी इस पर, आपको ओके कॉल सर, करके हेल्प कर देगी किस तरीके से करना है वो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? ओके सर, थैंक जी। यू। फैजल फैज, आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। तो चैट में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आप लोगों के भी क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बस आप लोग जो है ना ट्रेनिंग में बने रहो। ठीक है, फैजल फैज। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। आपसे एक क्वेश्चन है कि जी। कल मैंने एक जो फोर्स की क्रूजर आती है उसको डायग्नोस किया था। हम्म। उसमें कोड बना था P0487, जो EGR का कोड आया था। ओके। तो इससे पता लगा कि वो उसमें वो ओपन था। हम्म। वायरिंग मैंने चेक किया, हम्म। वायरिंग में कुछ इश्यू नहीं था, कनेक्टर भी सही था, मल्टीमीटर से चेक किया था, वोल्टेज भी आ रहा था और कंटिन्यूटी भी था, सब था। हम्म। तो फिर बैटरी मैंने रिप्लेस किया, जो जो बैटरी रहता है स्टार्टर का, जी। उस उससे कैसे क्या कोड सॉल्व हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ हो गया। नहीं, बैटरी का इश्यू DTC में क्यों आया? अच्छा ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है ना? देखिए अब आपका जो ईजीआर है, ओके, हाँ हाँ ईजीआर का जो एक्चुएटर होता है उसको चलाने के लिए 12 वोल्टेज आती है। ठीक है, अब वो ईजीआर एक्चुएटर अगर इसका ईजीआर थ्रॉटल की तरह काम कर रहा है, जैसे आपको पता है ना हाँ कि डीजल गाड़ियों के अंदर जो है सिर्फ ईजीआर लगा है तो फिर थ्रॉटल होती नहीं। तो अगर आपका ये थ्रॉटल की तरह काम कर रहा है तो उसमें होता क्या है ना कि जो 12 वोल्टेज जा रही है वो पूरी तरीके से अगर नहीं जाएगी तो आपका ईजीआर काम नहीं करेगा और ईसीयू ईजीआर का फॉल्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर बैटरी का सेंसर नहीं लगाया गया है। अभी जो नई हाँ। गाड़ी आ रही है उनके अंदर बैटरी सेंसर लगा है, तो बैटरी का फॉल्ट पकड़ में आ जाता है। ठीक है, एंड इसीलिए आपको करना क्या चाहिए कि अगर कभी ऐसे डाउट लगे तो आपने जो वोल्टेज चेक करी ना, 12 वोल्टेज की जगह पे मैं आपको बताता हूं उसके अंदर जो है ना 10 या 11 वोल्ट आ रही होगी, और ये सफिशिएंट नहीं है आपके ईजीआर को चलाने के लिए, जिसकी वजह से गाड़ी चालू नहीं हो रही।
ये सेम आपको पेट्रोल गाड़ियों में थ्रॉटल बॉडी के साथ भी होता है। ठीक है, बस थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन स्टार्ट होके फिर वो मिसिंग करके बंद हो जाती है। हाँ जी, तो ये है वजह जिसकी वजह से आपने बैटरी जब चेंज की तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि बैटरी चेंज करते ही 12 वोल्टेज मिलना शुरू हो गई और आपका काम चालू हो गया। ये फिर बात से फिर अभी करंट में आ रहा है ना, फिर से डीटीसी करंट में आ रही है। करंट में आ रही है, और मास एयर फ्लो सेंसर का भी कोड आ रहा है उसके साथ। गाड़ी मिसिंग कर रही है क्या आपकी? नहीं नहीं, मिसिंग नहीं, स्टार्ट कंटिन्यू 10 किलोमीटर जाती है, फिर वो ईडीसी का लाइट ऑन आता है, फिर करंट में आ जाता है डीटीसी। अच्छा, ये आपकी फोर्स ट्रेवलर है? हाँ, फोर्स का क्रूजर, फोर्स का तूफान ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की है नहीं। ठीक है, हाँ दो ही वजह है। पहला तो ये कि आपका जो पूरा का पूरा ईजीआर की पूरी वॉल और उसकी जो पाइप है वो जाम है। ठीक है, और आपका मास एयरफ्लो सेंसर जो है ना, वो हाँ फेल हो रहा है। और उसके फेल होने की दो वजह होती है। पहली होती है उसका एज। मास एयरफ्लो सेंसर के बारे में एक चीज सब लोग याद रखिए कि मास एयरफ्लो सेंसर ना एज होता है। एज यानी वो बूढ़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर करंट सप्लाई होती है 12 वोल्टेज की। ठीक है, तो करंट की वजह से वो ओवर द पीरियड वो वीक हो जाता है। अब ऐसे में अगर जो अपने एयर फिल्टर से के यहाँ से अगर उसमें कचरा आ रहा है तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है। जब ज्यादा हमें फ्लो की जरूरत होती है वो सही फ्लो देता नहीं, जिससे ईसीएम डीटीसी क्रिएट कर देता है। तो उसको एक बार बाहर निकाल के साफ कीजिए। साथ के साथ आप इसको भी चेक कीजिए, ईजीआर की पूरी पाइपलाइन को, एग्जॉस्ट की भी और इनटेक की भी, जो वहां पे कनेक्ट हो रही है। और ये भी देखिए कि ईजीआर का जो कूलिंग चेंबर होता है वो कहीं पे लीक तो नहीं है। उसका एक तरीका बताता हूँ, पाइप के अंदर उंगली घुमा के देखिए, अगर आपको थोड़ा भी गीलापन लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ना, जो पाइप का कूलिंग चेंबर है वो लीक हो जाता है ईजीआर का। तो वो भी ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, जब गाड़ी मिसिंग करती है तो उस टाइम पे काला धुआं भी छोड़ती है क्या? हाँ, कभी कभी छूटते हैं सर, ब्लैक ब्लैक स्मोक जब मिसिंग होते हैं। करेक्ट, तो ये दो ही प्रॉब्लम है। एक बार ये चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से वायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो या तो आपके ईजीआर के पूरे यूनिट में है, या फिर आपके मास एयरफ्लो सेंसर के यूनिट में है। हाँ ठीक है ना भाई? सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, जी कि आप ये एचओ, मतलब ऑक्सीजन जो सेंसर रहता है ना, जो एग्जॉस्ट में चैम्बर में रहता है, जी, उसके आप कोई कोर्स वगैरह नहीं स्टार्ट किए क्या अभी तक, जबकि देखिए ये मेरा जो मास्टर साइलेंट। कोर्स है ना, फैजल भाई, हाँ जो आपने देखा हाँ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, इसके अंदर सिंगल सिंगल सेंसर हर एक सिस्टम के कवर किए गए हैं। तो आप तो HO2S बोल रहे हो, मैंने AFR हाँ, सेंसर, एचओटीएस, HO2S, एचओटीएस के बारे में। हाँ, तो HO2S, AFR, आपका उसको और भी नाम है, AFR बोलते हैं। HO2S जो होता है वो वाइड बैंड यस, सेंसर होता है, नैरो बैंड सेंसर होता है, 4 वायर वाले, वही 5 वायर वाले, 6 वायर वाले, इन 5 सब वाला को है। डिटेल में। हाँ साथ के साथ नॉक्स हाँ सेंसर जो डीजल गाड़ियों में आता है। लेकिन इसमें कैसे है ना हाँ फैजल नो भाई, देखिए हमने क्या किया है, हमने ना ऐसे नहीं किया हाँ कि यार चलो O2 सेंसर के बारे में एक छोटा सा कोर्स बना देते 1000 रुपए का और लोगों को दे देते हैं, क्योंकि वो सही भी नहीं है, क्योंकि उसके आगे पीछे भी कुछ चीजें होती है। सही बात है। तो हमने क्या किया हाँ है, हमने उसको जो है ना दो, देखिए मेरा ट्रेनिंग का तरीका क्या है, हम पहले उसके हाँ थ्योरेटिकल सिस्टम समझाते हैं कि भाई कितने टाइप के सेंसर होते हैं, क्या वायरिंग होती है उसकी में, क्या वोल्टेजेस होती है, ओपन हार्नेस टेस्टिंग कैसे करना है, क्लोज हार्नेस टेस्टिंग कैसे करना है। उसके बाद में स्कैनर के अंदर उसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा, लाइव डेटा कैसे चेक करना है, अगर कोई एक्चुएटर है तो उसको कैसे ये करना है। उसके बाद फॉल्ट डायग्नोसिस, डीटीसी बन रही है तो हर डीटीसी का क्या मतलब होता है, आपको किन किन फंक्शन को चेक करना है। तो ये करीब करीब आप समझो ना, 160 से ज्यादा जो क्लास है उसमें मेरी है। और हाँ सर। इसीलिए हमने अलग अलग ना बनाते हुए एक कंप्लीट कोर्स बनाया, क्योंकि टेक्नीशियन भाइयों के लिए जरूरी है कि गाड़ी के हर एक सिस्टम को समझे। राइट। अभी क्या हाँ होता है ना फैजल भाई, हम लोग जिस चीज में फंसते हैं ना, हम उसकी उसकी सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर वैसे। ऐसा हो कि आप पूरे सिस्टम को ही अच्छी तरीके से समझे, तो आप सोचिए कितना हाँ बढ़िया हाँ, तरीके से हम लोग फ्यूचर के लिए रेडी हो सकते हैं। तो नहीं, मैं जी इसलिए पूछा कि जो भी सेंसर्स का वर्क है सभी लोग कर रहे हैं। जब जी नॉक्स का आएगा, जब एसओ का आएगा, तो बोलते हैं कि आप शोरूम से करवा लो।
हाँ यही दिक्कत आ रही है, इसलिए पूछा और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं अभी फैजल कौन सा कोर्स भाई, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस जो मैंने अभी दिखाया था, एक मिनट मैं ये बताया था। ऑनलाइन? तो ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। देखिए ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ओपन वीडियोस भी है, टेस्टिंग कैसे करना है क्या करना है वो भी हमने पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर होते हैं, टोटल मेरी 160 से ज़्यादा क्लास इसके अंदर चलती है। ये देखिए 160 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर प्लस 10 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं और 12,000 से ज़्यादा सर्विस फाइल भी इसके अंदर आपको मिलती है। तो ये कोर्स में इंशाल्लाह जो है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस वक्त 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो करीब हमारे वर्ल्ड में 30 कंट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो सेंसर और एक्चुएटर वाली प्रॉब्लम में ना मेरा कोई स्टूडेंट नहीं फंसता है भाई, इतना तो मैं हक से बोल सकता हूँ। ठीक है, जी दे देता हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है ना सर? जी 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 ऑनलाइन ऑनलाइन में? है। जी जी शुक्रिया भाई। जी। फलेंद्र यादव आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। फलेंद्र यादव आपको क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं अभी 2-3 साल हुआ है सर। अभी मैं वर्क सब खोला हूँ अभी। जी हाँ, और अभी आपके ऐप में ना मैं वायरिंग डायग्राम और एसीएम जो की कोडिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह का उसका भी इंस्टॉल भी किया हूँ, है ना। जी हाँ, तो मैं अभी एक गाड़ी में जो आपका वीडियो देखा, मैं डीपीए फ्रीज जो क्लीनिंग जो आप बता रहे थे ना। जी हाँ, तो उसमें मैंने जो शैम्पू जो यूज किया, शैम्पू में मैं हाइड्रोजन भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया हूँ सर, 1 लीटर। तो मत उसमें कीजिए। कुछ दिक्कत आ सकता है क्या सर उसमें? 100% आएगी। अभी मैं नया 100% आएगी। स्टूडेंट हूँ सर, 24 साल का हूँ, 2 साल हुआ है मेरे को वर्क सर। और मैं छत्तीसगढ़ से ना एक जंगल एरिया से वर्क सब चलाता हूँ। जो प्रोडक्ट केमिकल है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होता है सर। नहीं, मैं हमारा आपको एक चीज छत्तीसगढ़ जो समझाता हूँ। एरिया ना चलिए मैं वो। आपको आसान तरीका बताता हूँ फलेंद्र जी। ठीक है, हाँ हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह पर हाँ आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज तो कोई भी केमिकल इस्तेमाल ही मत कीजिए। ठीक है, हाँ हाँ अपने यहाँ पे साबुन मिलता है, हाँ। साबुन ले लीजिए। क्या पांच क्या रुपए सर? वाला 5 रुपए वाला साबुन आता है ना आपका, ये लक्स साबुन, हाँ हाँ जी सर। इसको घोल लीजिए। ठीक हाँ है, हाँ गाढ़ा, हाँ और उसमें पानी मिला लीजिए। अब वो साबुन 5-5 वाली आपको 20 चाहिए, 20 घोल लीजिए। हाँ जितनी भी हाँ जरूरत लग रही है उतनी घोल लीजिए। हाँ उसको इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वो एक केमिकल होता है, और हाँ अपने डीपीएफ है, जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे और गाड़ी जब चलाएंगे तो उसके अंदर है ना बहुत ज्यादा रीजनरेशन के लिए हीट जनरेट होती है। तो वो हम्म। हीट जो है ना केमिकल के साथ जब रिएक्ट करती है तो जो आपके डीपीएफ का इंटरनल मटेरियल होता है ना वो हाँ उसमें खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक हाँ है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। हाँ हाँ समझे ना आप कहने का मतलब। हाँ। ओके। ये एक से मैं जो स्कैनर अभी नहीं रखा हूँ सर। मैं जो मेरा मामा जो उस्ताद है, मेरा सगा मामा है, जी उसके पास से मैं एस टूल जो 70 है ना उसके पास से मांग के लाता हूँ और गाड़ी में डायग्नोस करता हूँ। जी और जो आपके जो वायरिंग जो डायग्राम जो आप ट्रेनिंग किए हो, जिस चीज के लिए मैं डरता था, आपका जैसे ट्रेनिंग जो वीडियो मैंने आपको लिया, उसके बाद ना धीरे धीरे मैं कुछ कुछ चीज में प्रैक्टिकल करने लगा। जैसा कि हेडलाइट है जी या कुछ पीछे का ब्रेक लाइट है, उस चीज को करते करते ना मैं थोड़ा सा डीपीएफ जो सिस्टम है ना उसमें भी पूरा हर चीज कर लिया उसको, और सक्सेस भी हो गया। और गाड़ी अभी तक 2 महीने हो गया और गाड़ी अभी तक चल रही, कस्टमर का कंप्लेन भी नहीं है। तो मैं मेरा माइंड में अभी तक ये था कि ये हाइड्रोजन नुकसान तो नहीं करेगा डीपीएफ में, इसीलिए मैं आपका सवाल पूछ रहा था। अच्छा, एक बात और है सर, जी जो आपका जो ऑटोमेटिक जो टेक्निकल जो वीडियो है जी उसमें मैं पे करने का कोशिश कर रहा हूँ। जी बाकी वो जो क्यूआर कोड जो अलग अलग ऑप्शन आता है ना वो मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है। और आपके जो
जो टेक्निकल जो आप मोबाइल वगैरह में जो कुछ संपर्क करने के लिए बोलते हो, वो मेरे पास कॉल भी नहीं आ पा रहा है, और मैं फोन लगाता हूँ ना जी, तो भी नहीं पा रहा है। इसका तो कोई सॉल्यूशन। बात नहीं, मेरी टीम आपको एक बार बात कर लेगी, फलेंद्र जी, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ आपको कॉल कर हाँ लेगी। अभी टीम ऑलरेडी ये ट्रेनिंग में है ही, वो आपकी हाँ बात सुन रहे हैं, तो वो आपको हाँ कांटेक्ट कर लेंगे फलेंद्र जी। और एक मैं आपको ना बधाई देता हूँ, सबसे पहली चीज तो ये कि आप इतने मतलब पिछड़े हुए इलाके से आने के बावजूद भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा है हाँ। कि वो जो 250 रुपये मैंने रखा है कीमत, वो आज मेरा सफल हो गया, क्योंकि मैं उसकी कीमत ज्यादा लेना नहीं चाहता था, इतना ताकि वो हेल्प, काम करें। हाँ, जी, हेल्प हुआ है ना सर। उस वायरिंग डायग्राम और जो टीडीसी आपका लिया हूं मैं, उसके हिसाब से ना मैं 70% काम बिना स्कैनर के कर लेता हूं। अगर जब स्कैनर का मेरा जरूरत होता है ना, तो मामा के यहाँ से लेके आता हूँ, धमतरी जिला छत्तीसगढ़। और मैं आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, जंगल क्षेत्र में। मेरे को ये सब पार्ट्स बहुत मुश्किल होता है, जैसे क्रैंक सेंसर है, गेम सेंसर है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, रायपुर जाके ना उस चीज को ना मार्केट से लोग कर 2-3 पीस लेके आके रखे रहता हूँ। तो उसी में ना चेक करता हूँ। अभी आपके जो ऐप है ना, जो आप ट्रेनिंग करते हो, उसमें जी। अगर ज्वाइन कर लूंगा ना, तो और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। केवल मेरे को 2 साल हुआ है सर, अभी अभी नहीं सीख नहीं के आया हूँ फलेंद्र काम। जी, एक चीज मैं आपको अच्छी बताता हूँ कि हाँ जैसे आपने बोला 2 साल, तो हाँ आपका समय बहुत सही है जिस समय में आपने इस इंडस्ट्री में एंट्री ली है, क्योंकि हाँ हाँ आप जितना अपने दिमाग से कर रहे हैं, सीख कर ट्रेनिंग लेकर करेंगे ना, तो आपको हाँ ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ या कितने सालों से नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन हाँ ये है कि हाँ। इस समय में आपको, अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, तो आपको हम्म। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे हाँ, जरूरी बात यही है। ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ बहुत मैं, अच्छा। तो हाँ मेरी ग्रामीण। टीम एक बार आपको कांटेक्ट कर लेगी फलेंद्र जी, ठीक है ना? हाँ हाँ फिर मैं हाँ आपको मिलता हूँ ट्रेनिंग सेशंस में। जी। हाँ ठीक है। पिटला श्रीनिवास, आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आपको साहब आवाज आ रही है? साहब नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। हमको ट्रक का 24 वोल्ट का ट्रेनिंग होना चाहिए साहब। ओके, तो हमको ट्रक का होता है ना 24। जी, तो श्रीनिवास जी, मैं एक्चुअली में आज का सेशन जो है ना हमारा इसी बारे में था कि ट्रक में जो अचानक से जो प्रॉब्लम आने लगी मैकेनिक्स को, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, बरोबर है ना? तो BS6 BS4 में जितना इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से हमें जो है जरूरत पड़ रही है कि हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, हेलो। जो कोर्स है वो कंप्लीट, देखिए एक चीज समझिए, आपके ट्रक में या टू व्हीलर में जो फ्यूज लगा होता है उसकी टेस्टिंग एक ही तरीके से होती है। वायर जो लगा जाता है उसकी रिपेयरिंग, वायर को कैसे पहचानना है, वोल्टेजेस पहचाननी है, बैटरी का साइज, ये सब जो है ना एक ही तरीके का होता है श्रीनिवास जी। इसलिए जो मैंने कोर्स बनाया है, मेरा कोर्स टू व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक सब पे काम आता है। वो कोर्स आप चालू करके देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्योंकि कैसा है, आपके सिस्टम जो ट्रक में है वो बहुत कम है कंपैरिजन में, जब हम लोग बाकी के सिस्टम को देखते हैं। तो वो, अगर आपको कमर्शियल व्हीकल में एक्सेलेंसी हासिल करनी है ना, तो आप पूरा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? बाकी देखिए हमने क्या किया, मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं अगर चाहूं तो कमर्शियल व्हीकल का अलग से बना के कोर्स बेचूं, कार का अलग से बेचूं, टू व्हीलर का अलग से बेचूं, लेकिन ईमानदारी ये है कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सेम होता है। अब मैं उसको अलग अलग तरीके से नहीं बेचना चाहता हूं कि भाई मैं आम अलग से बेचूं, गूदा अलग से बेचूं, छिलका अलग से बेचूं। ये हम नहीं करना चाहते, इसलिए ये हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको अलग अलग से करना चाहिए, मजबूरन फिर मुझे भी जो है सेम कोर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल के बस आपको दे देना होगा। और उसमें फिर आपका जो है ना फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। ऐसी बात है। ठीक है ना श्रीनिवास जी? तो अगर आप कंप्लीट तरीके से 24 वोल्टेज में ही काम कीजिए, लेकिन 24 वोल्टेज में जो आप काम कर रहे हैं, 24 वोल्टेज कमर्शियल में काम कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ही आपको परेशान कर रहा है। मैंने जाल्टिस की ट्रेनिंग की है, मैंने उसमें आपके कमर्शियल व्हीकल में ये आता है आपका एक्सटूल आता है, उसकी ट्रेनिंग मैंने की है सेम कोर्स के अंदर। ठीक है? तो ताकि आपकी TDS की मैंने ट्रेनिंग की है, जो टाटा का स्कैनर आता है उसकी मैंने ट्रेनिंग की है सेम कोर्स के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक परफेक्ट तरीके से सीखूं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक
ठीक है ना श्रीनिवास? ओके, वो इसका डायग्राम भी होना है साहब 24 वोल्ट के पूरा? डायग्राम सब इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 12,000 प्लस डायग्राम्स जो है ना उसके अंदर हैं। और कमर्शियल के अच्छी बात बताता हूँ, कमर्शियल के इस वक्त जो है ना मैंने टाटा के, अशोक लेलैंड के, कमिंस के और आपका आइशर के, इनके भी डायग्राम्स मैंने उसमें डाले हुए। 100% नहीं है, लेकिन 30 to 40% हमने डाले हुए, और वो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज के साथ नहीं है, उसके साथ में ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना श्रीनिवास? ओके, थैंक यू। यस, फैज आपको क्वेश्चन पूछिए। फैज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी भाई। सर। अभी जस्ट मैंने एक अशोक लाइलैंड दोस्त को स्कैन किया जी। तो उसमें डीटीसी बनना ये HOS वाला आप जस्ट बात किया था ना इसके पहले डिस्कशन में, तो बैंक 1 सेंसर 1 उतना ही आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम रहेगा इसमें? डिस्क्रिप्शन क्या है? और कुछ नहीं है? डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, हाई नहीं, लो नहीं, कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, मैं सिंपल समझाता हूँ। स्कैनर में जाइए, स्कैनर के हाँ। अंदर डेटा स्ट्रीम, इंजन के अंदर डेटा स्ट्रीम में जाइए, डेटा स्ट्रीम में जाके HO2S सेंसर 1 बैंक 1 सेलेक्ट कीजिए, इंजन स्टार्ट कीजिए। इंजन स्टार्ट करके रेस करके उसको ग्राफ में डाल के देखिए कि ग्राफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ग्राफ नहीं बना रहा है, डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ। वो हाँ। उसका सिंपल मतलब है कि सेंसर की या तो वायर खराब है या सेंसर खराब है। वायर चेक कर लीजिए, अगर वायर ओके है तो सेंसर नया डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो हाँ। सिग्नल बना रहा है तो उस केस हाँ। में उसको बाहर निकाल के साफ करके वापस लगा के ट्रायल लेके देखिए, शायद उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, इसकी वजह से पिकअप कम हो सकता है सर? पिकअप में 100% कमी होती है? O2 सेंसर की वजह से पिकअप ड्रॉप होता ही है, गाड़ी लिंक में जाती है। ECM क्या लिम में? करता है, हाँ, क्योंकि O2 सेंसर के इनपुट के जरिए ही ECM डिसाइड करता है कि फ्यूल इंजेक्शन करना कितना है। हाँ। हाँ। ठीक इसीलिए है। जब उसका फॉल्ट आ जाता है ना तो वो डिसाइड नहीं कर पाता, और वो लिंक मोड पे यानी 1000-1200 RPM के ऊपर जाने नहीं देता गाड़ी को। हाँ ऐसी सर, बात है। सेम सेम प्रॉब्लम सर नॉक सेंसर में भी हो जाता है? सेम सेम प्रॉब्लम ऐसा है तो? सेम, क्योंकि जिस गाड़ी में नॉक सेंसर होता है वो डायरेक्ट कैटालिटी के बाद होता है, आपके SCR हाँ। के बाद में लास्ट में लगा हुआ होता है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। अगर SCR ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ECM का लॉजिक ये होता है कि भाई बाकी सिस्टम भी जो एग्जॉस्ट में सही नहीं है, जिससे वो हाँ। फ्यूल इंजेक्शन को जो है ना वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया सर, जी, जी। शुक्रिया। ओके, यस। और किसी के क्वेश्चन में जब तक जो है ना चैट में कुछ क्वेश्चन है वो ले लेता हूं मैं। हरनीश धीमान ने लिखा है अर्टिगा डीजल विदाउट हाइब्रिड, उसमें P0069 कोड आ रहा है करंट में, बूस्ट सेंसर चेंज करके भी देखा, लेकिन ECU चेंज करके देख लिया, दूसरे मिस्त्री ने हाई प्रेशर पंप चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जबकि गाड़ी में पिकअप या स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं था। P0069, एक मिनट, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि P0069 का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखिए कैसा है कि डिस्क्रिप्शन थोड़ा डालते हैं ना तो समझ में आता है, ठीक है। तब तक मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसके बाद है आपका टाटा कमिंस BS4 वायरिंग डायग्राम अपडेट कर दीजिए। टाटा कमिंस BS4, टाटा कमिंस का BS4 सिग्ना का ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। टाटा BS6 LCV का टाटा का BS6 LCV का मेरे पास आ गया है, लेकिन वो अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, वो अपडेट हो जाएगा 2-3 महीने में जो है ना अपडेट। देखिए वायरिंग डायग्राम जो है बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, उसको बायफरकेट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले महीने ही अपडेट दिया था कमर्शियल व्हीकल का, और इंशाल्लाह अगले महीने वापस से एक अपडेट आने वाला है, ठीक है। ओके सर, महिंद्रा का वायरिंग डायग्राम कब आपके ट्रक और बस का यार महिंद्रा का ना मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम लोग अपडेट कर देंगे। ट्रक और बस का नहीं मिल रहा है, बाकी उसके जो पैसेंजर वगैरह है BS6 BS4 उनका तो ऑलमोस्ट हो गया है। सिद्धू काटकर ने लिखा है सर क्लास चालू करने के बाद शुरू से सिखाएंगे? बिल्कुल, जीरो से सिखाते हैं। डिटेल ट्रेनिंग जो है वो हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, ठीक है ना। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट मैप सेंसर यानी बूस्ट प्रेशर सेंसर
P0069 आपको दिखा रहा है। राजा ने लिखा है सर ऑफलाइन में कार स्कैनिंग। देखिए पहली चीज तो समझिए कि मैं ना कोई भी ऐसे कोर्स नहीं चलाता हूं जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपका क्वेश्चन राजा यहाँ पर ये है कि कार स्कैनिंग सीखने का कितना फीस लगेगा। कार स्कैनिंग जो है वो कोई परफेक्ट कोर्स नहीं है, इसलिए वो हम नहीं सिखाते हैं। लेकिन आप व्हीकल डायग्नोसिस सीखना चाहते हो और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स मेरा करना चाहते हो तो वो मेरी फीस 60,000 रुपए होती है। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें मिलेगी। लेकिन यही 60,000 रुपया फीस देके आप मेरा व्हीकल डायग्नोसिस और ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग 1 महीने की दोनों भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब फीस सेम है मगर उसमें टाइम और ये दोनों कोर्स आपके बढ़ जाते हैं। कृष्ण चंद्र गुड इवनिंग सर, वायरिंग डायग्राम में लेलैंड दोष नहीं है। लेलैंड दोष का कोई भी वायरिंग डायग्राम नहीं है। लेलैंड दोष का कमर्शियल व्हीकल में डायग्राम है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो वायरिंग डायग्राम है ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकल का है, इसलिए उसमें आपको नहीं मिल रहा है। कमर्शियल व्हीकल डायग्राम में कृष्ण उसमें है। इसके बाद सिद्दीक नजीफुद्दीन और महिंद्रा का सुप्रो मैक्सिमो जीतो पिकअप वायरिंग डायग्राम परचेस करना है। देखिए ऐसे मत मांगिए किसी से, कोई आपको बेवकूफ बना देगा। 1-2 गाड़ी का मत मांगिए। आप एक काम कीजिए, स्कैनकास्ट के ऐप में जाइए और वहां पे वायरिंग डायग्राम का आपको एक ये मिलेगा, उसके अंदर लिस्ट में जाइए, कंटेंट में, वहां पे सारी लिस्ट है। आप देख लीजिए कौन सा डायग्राम आपको मिल रहा है। अगर आपको सही लगे कि आपके फायदे का तो उसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो इनका एक क्वेश्चन जो था हरनीश दिमान का कि हाई प्रेशर पंप चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो ये तुक्के का काम हुआ है, अदरवाइज मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर अर्टिगा में अगर फॉल्ट आ रहा है तो वायरिंग जो है उसके 4 वायर होते हैं। एक के अंदर 5 वोल्टेज आता है, 5 वोल्टेज आता है, ग्राउंड आता है और एक 0.0 वोल्टेज ओपन हार्नेस में आता है। अगर ये वोल्टेज आ रही थी तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इंजन है वो बैक कंप्रेशन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपका ये बनाता है, क्या कहते हैं उसको, कंप्रेशन जो है आपका सेंसर, आपका जो पिस्टन है अगर वो बैक कंप्रेस कर रहे होंगे तो वो भी उसकी वजह से भी आपका जो फॉल्ट है वो मैप सेंसर का कभी कभी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में कृष्ण चंद्र ने लिखा है कमर्शियल में चेक कर लिया, नहीं है। ओके, नहीं है तो दोस्त का अभी आ गया है बट अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, टीम उसके ऊपर काम कर रही है, नेक्स्ट मंथ तक आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, फैजल भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, इसके बाद में ना एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरी टीम है ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, मतलब थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। मेरी टीम जब आपको कॉल करेगी तो उन्हें फीडबैक दीजिए कि ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको कुछ हमारे में कोई कमी लगती है तो उन्हें जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, हमें जरूर बताइए और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से ये लेकर आने के लिए। साथ के साथ जो है ना वो आपको रिव्यू के लिए एक लिंक भेजेंगे, तो प्ले स्टोर पे या फिर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो ऐप स्टोर पे हमारे ऐप को जो है रिव्यू जरूर कीजिए। इससे आपका मतलब ये फ्री होता है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, फैज आवाज आ रही है आपको? भाई आप सुनाई दे रहे सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं इसलिए कॉल किया कि क्वेश्चन तो हो गए आपसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब पहले मैंने यूट्यूब में मुझे कुछ स्कैनर का ये कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हूँ, डिप्लोमा खत्म किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब मैंने मैकेट्रॉनिक का मेरा मेन सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा कि ऑटोमेटिव डायग्नोसिस में इंटरेस्ट दिखाऊं। आपकी एक ही मैंने वीडियो देखा, ये डीटीसी मतलब कोड कैसे बनता है और कोड कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कि यूट्यूब वीडियो देखा था। तो उससे मैंने आपके जो ये कम्युनिकेशन है, आप फ्री में क्लास दे रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं कि आप हमारा ये डीटीसी हल हो सके। ऐसे तो कोई फ्री ऐसे क्लासेस कोई नहीं लेता, कुछ तो चार्ज करके ही लेते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं पहली बार ये डीटीसी कोड का पूछा था
तो टाटा कस्टमर केयर जो सर्विस सेंटर है उससे पूछा था, तो जी उन्होंने बोला था कि डीटीसी के बारे में कुछ आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, आप ट्रेनिंग लेना है फिर हम एक डीटीसी के बारे में बताएंगे। तो इससे बहुत सारे लोगों को ऐसे डिस्कशन करने की वजह से हेल्प तो जरूर होगा, क्योंकि हर एक का क्वेश्चन अलग रहता है। एक ये फ्री प्लेटफॉर्म आप जो किए, इससे बहुत लोगों को ये यूज होगा। ये शुक्रिया बोलने के लिए मैं आपके लिए राइज किया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ये तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फैजल भाई। हाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो हम करते हैं उसका एक रीजन बड़ा ये भी है कि जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस टाइम पे जैसे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसी तरीके से हाँ मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस रहे हैं, मेरी टीम के भी एक्सपीरियंस रहे हैं, तो हम लोग उस चीज को बहुत दिल से कनेक्ट कर पाते हैं हर एक टेक्नीशियन भाई के साथ में कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ लोगों को आज जो एक फाइल मैं 16,000 फाइल जो है 250 रुपए में देता हूँ, ठीक है। हाँ वही मैंने वही। वो एक फाइल जो है वो एक हाँ फाइल 2-2 हजार रुपए में खरीदी है हाँ एक टाइम पे, क्योंकि जरूरत थी, राइट। और ऐसे हाँ हमारे टेक्नीशियन भाइयों ने सबने किया है। तो वो हाँ कहते हैं ना कि जब आपके साथ खराब हुआ है तो वो दूसरों के साथ थोड़ी आप खराब कर सकते हो। अल्लाह ने नहीं हमको नहीं, मौका दिया, हमें इस हाँ लायक बनाए कि हम इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सके, हमें समझ दी, उतनी हाँ सहूलियत दी कि हम कर सके। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर महीने जो है ना हमारे पेड कोर्स में अल्लाह का बहुत एहसान है, 200 से हम्म, 300 एडमिशन हर महीने होते हैं। और हाँ इसके बाद भी हमको ये लगता है कि नहीं यार, हमें जो है ना फ्री क्लास भी चलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। और आज ये आलम है कि लोग पूछते हैं कि फ्राइडे को सर की क्लास है कि नहीं है, मतलब हम्म, सामने से पूछते हैं हाँ जिन्होंने पेड कोर्स नहीं भी लिया है। तो अगर किसी को फायदा होता है, और ये सब हमारे टेक्नीशियन भाई है, हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ सब जात भाई है हमारे, ठीक है। हाँ तो अगर हमको फायदा हो रहा है तो ये कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, यही एक वजह है कि हम कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है जिससे ठीक कि है एक ठीक दूसरे को हेल्प हो सके। और रही बात पैसे की, तो देखिए वो तो आप लोगों की दुआ से आता ही रहता है, है। लेकिन नहीं मैं जब एमकेट कम्युनिटी मैं बहुत बड़ी बनती है। हाँ मैं अहमदाबाद को गया था एमकेट की उधर, मुझे कुछ पता नहीं था स्कैनर के बारे में। जब आमीन भाई से मिला तो आपका नाम बोला कि ये डीटीसी देखने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कहाँ पे है मुझे मिला, ये तो बोले कि यहाँ से सीखे हैं, मगर वो इंस्टीट्यूट सेपरेट से चला रहे सब थाने में। तो हम्म, आपका मैंने स्कैन क्रूज में रजिस्टर किया, फिर आपका ही मैं फ्री क्लास ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपके ये 7,500 का कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, आपका ही वीडियो देख के ही कर रहा हूँ अभी। नहीं डेफिनेटली। अच्छा एक्चुअली में क्या है पता है क्या, इंडिया में ना बहुत सारे लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीद सर ने कहाँ से सीखा है, कहाँ से सीखा है। हम्म, और बहुत सारे लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से सीखा है। बट हम्म, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने हाँ कुछ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली है, और हाँ साथ हाँ। ही मैंने वर्कशॉप में बहुत ज्यादा समय गुजारा है, 10 साल में ये फील्ड में ये था। तो ये जो बोल रहे हैं ना आप, जी ये प्रैक्टिकली आप जब तक करेंगे ना तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। और बिल्कुल। प्रैक्टिकल में जितना आप अचीव करेंगे, ये थ्योरेटिकली ऐसे कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। जब तक एक 100। गाड़ी आप स्कैन करके खुद नहीं करेंगे तब तक ये इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि आंसर से मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसे है और ऐसे ही रहेगा। अभी मैं वो आप आंसर दिए ना वो करके देखूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रिप्लाई दूंगा कि वो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या बताइए बोल। उसमें जरूर। ठीक है ठीक है ना ठीक फैजल भाई, ओके, है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मोहम्मद रकीब, आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मोहम्मद रकीब, मोहम्मद रकीब, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। जी बोलिए। बोलिए भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर आ रही है। बोलिए। सर वही मैं सोच रहा था कि मैं इधर टाटा मोटर्स में वर्क करता हूँ, मैं इधर बेंगलुरु रूरल तुमकुर करके। ठीक। और प्लान कर रहा था कि मैं ईसीएम का कोर्स लूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा, तो सर वो आपने, आप, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो ऐप में है ना, जो जितने कोर्स दिखा रहे थे ना, एसी
एसी वाला कोर्स और बहुत कोर्स है, वो अभी शो नहीं हो रहा है सर। वो एक्चुअली में देखिए क्रैश कोर्स जो है ना, अगर आपने हाँ हाँ ईसीएम रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो उसका जो हमारा कोर्स है ईसीएम रिपेयरिंग रीप्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, उसके अंदर हाँ हाँ सर, डिटेल है, मतलब वो कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, मतलब तो पूरा जी पूरा इंक्लूड होगा ना सर उसमें? पूरा इंक्लूड होगा। तो वो मास्टर कोर्स है। बाकी क्या छोटे छोटे जो क्रैश कोर्स हम लोग निकालते हैं वो उन लोगों के लिए हाँ जिनकी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होती है, वो अपने आप को एक सिस्टम एक और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो क्रैश कोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर आप मतलब पूरा जीरो से लेके कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो वो ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग कोर्स अपना है। हाँ सर, लेकिन वो जो टोटल कोर्स है ना, उसको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होगा ना? लाइफ टाइम के लिए भी अवेलेबल है, लाइफ टाइम के चार्जेस अलग है, अलग है। लेकिन हाँ एक काम कीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, उनसे आप एक बार बात कीजिए, समझ लीजिए कि उसमें मतलब वैलिडिटी किस तरीके से ये होती है, और वो चार्जेस वगैरह भी आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है ना रखिए ठीक है सर, जी। ठीक है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सईद सादिकुल्ला, आपका क्वेश्चन पूछिए भाई। हैंड रेस, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। सैयद सादिकुल्ला हाँ सर। जी भाई, क्यों? बोलिए। हेलो हेलो। ओके, ठीक है, आई थिंक उनका ध्यान नहीं है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो हमारी जो ट्रेनिंग सेशन जो था उसके जरिए जो मैसेज और जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग सब मिलकर लेने की कोशिश करें तो हमको क्लैरिटी आ गई होगी। आप लोगों में से जो भी हमारे प्रीमियम कोर्स में एनरोल करना चाहता है, बहुत बढ़िया मौका है। एक तो आपको चांस मिलेगा कि आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको आपको चांस मिलेगा कि आप स्कैनर जीत सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मतलब लोग 30 तारीख से पहले इनरोल करते हैं तो उनको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, मेरी टीम के साथ में बात कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, इतना आप लोग कर ही सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, उसके साथ साथ आपको एक लिंक भेजेगी व्हाट्सएप के ऊपर। प्लीज उस पर जाकर हमें रिव्यू कीजिए हमारे एप्पल प्ले स्टोर पे, और अगर आप आईफोन यूज करो तो ऐप स्टोर पे जाके हमारे ऐप को रिव्यू कीजिए। वहां पे अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हुआ है तो फायदा बताइए, आपको लगता है नुकसान हुआ है तो नुकसान बताइए, पर रिव्यू जरूर कीजिए। क्योंकि आप जब रिव्यू करोगे, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे जो और लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में उनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ ट्रेनिंग आप लोग लेना चाहते हो तो मैंने बता दिया आप लोगों को ऑफर वगैरह क्या है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आप लोगों का मतलब जो प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका ये है कि आप उसमें रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे मेरे बाकी के भाइयों ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वही सेम जो है कंटिन्यू आप लोग भी जरूर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी आपको डाउट होता है या कुछ और आप लोग पूछना चाहते हो तो चैट के अंदर जो है ना, ऐप के अंदर स्कैनकास्ट के ऐप में चैट का बटन है, उस चैट में आपको मेरे नाम से आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो। आप अगर कुछ क्वेरी भेजोगे, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सब लोगों के जवाब दे सकूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं दे पाऊं तो उसके लिए आप लोग मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जब आप ज्वाइन करते हो मेरा बहुत हौसला होता है और मेरा मन करता है कि मैं फिर हर फ्राइडे को मैं ज्वाइन कर सकूं। थोड़ा सा मुश्किल जो है, हालांकि हर फ्राइडे हो लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।